हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हमारा छठा लेक्चर है इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये होती क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम सिंपली कहें तो ये केमिकल रिएक्शंस होती है ऑफ ए कंपाउंड। मतलब हम देखते हैं एक कंपाउंड जो हमारे पास है, एक कंपाउंड हमारे पास है, इसके साथ हमने एक और कंपाउंड डाला, ये कोई तीसरा कंपाउंड दे देता है। हम देखते हैं ये पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यही इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड होता है वो एक तो बॉन्ड ब्रेक करता है और बॉन्ड बनाता है। और हमें अनदर कंपाउंड दे देता है, कोई दूसरा कंपाउंड दे देता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की। इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है कार्बन कंपाउंड्स की एज पर क्लास 10th सिलेबस। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो क्लास 10th का सिलेबस है वो प्रिसाइजली बनाया गया है जिसमें हमें खाली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रिएक्शंस, 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, जिसमें से पहली हमें पढ़नी है कंबस्शन, जिसको हम बर्निंग भी कहते हैं। एक और रिएक्शन पढ़नी है ऑक्सीडेशन। एक और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें एडिशन रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स। और जो चौथी प्रॉपर्टी हमें इसकी पढ़नी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कि एडिशन रिएक्शन हमारे पास है, इसमें हमें पढ़ने हैं एक तो हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन, ये दो। आपकी एनसीईआरटी ज़्यादा जोर हाइड्रोजनेशन पे देती है एज कम्पेयर टू हेलोजिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पढ़नी है हेलोजिनेशन। अब हम देखते हैं सबसे पहले पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि कंबस्शन और बर्निंग होती है हमारे पास। कंबस्शन और बर्निंग, ये क्या होता है, ये हमें कहती है ये वाली प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड की, ये हर एक ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। ये हमें कहती है एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with heat and energy। एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी होती है, एनर्जी इधर में आप ले लो हीट एंड लाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। तो अगर हम अब इसके रिएक्शन लिखिए, हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड होगा, ऑक्सीजन होगा जो कि एयर में प्रेजेंट होता है,
अगर हमें ये रिएक्शन करनी है, हमें ये ओपन एयर में करनी है, हमें एक कार्बन कंपाउंड लेना है, उसको ओपन बीकर में लेना है या कहीं और लेना है ओपन एयर में जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और फिर हम इसको बर्न करेंगे। बर्न आपको पता ही कैसे करेंगे, जलाते किससे, माच से जलाएंगे, लाइटर से जलाएंगे, जिससे जलाना हो उससे जला देंगे। तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, हीट और लाइट। हमें असल में चाहिए होती है ये दो चीज़ें, क्योंकि अगर हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम फिर भी क्यों जलाते हैं, क्योंकि हमें हीट चाहिए इससे, हीट मतलब एनर्जी चाहिए इससे, या तो इससे लाइट चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जंगल में जब जाते हैं तो उधर एक लकड़ी ऐसे उठाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, वो हमें रोशनी देती है और हम उसी रोशनी के सहारे आगे आगे चलते जाते हैं अगर शाम हो गई हो तो ये थी हमारे पास कंबस्शन और बर्निंग। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हमें पता है हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। जब हम सेचुरेटेड को बर्न करते हैं तो हमारे पास जो फ्लेम आती है वो क्लियर होती है और ये लेस पोल्यूशन करता है हमारे पास एज कंपेयर टू अनसेचुरेटेड। जब अनसेचुरेटेड को हम बर्न करते हैं तो इधर जो फ्लेम हमारे पास आती है वो होती है सूती टाइप। सूती टाइप मतलब येलो इन कलर। और जो इधर स्मोक निकलता है अनसेचुरेटेड में वो कलर में कैसा होता है, ब्लैक। तो इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, जितना सेचुरेटेड से होता है उससे ज़्यादा पोल्यूशन अनसेचुरेटेड से हो जाता है। ये हमारे पास हो गया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बात। हम अब एग्जांपल लेते हैं सेचुरेटेड की। पहले हमारे पास मीथेन है CH4 जो कि हमारे पास होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। हम इसको बर्न करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरीके से हमारे पास C2H6 इथेन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा और वाटर कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा कंपाउंड है। तो अगर हम देखें इधर एक कार्बन है और इधर हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो इधर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही नहीं क्योंकि कार्बन है ही नहीं। इसी तरीके से इधर दो कार्बन है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इसका मतलब इसका नंबर ज़रूरी से दो होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये जो बैलेंसिंग है ये हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बारे में आप अभी मत सोचो, खाली ये याद रखो कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं अनसेचुरेटेड की। हमारे पास एग्जांपल है इथीन C2H4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसको बर्न करें तो हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरीके से C2H2 जो कि इथाइन होता है हमारे पास, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको भी बर्न करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, वाटर कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है इधर से कार्बन एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं या ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है। वो हम पढ़ेंगे, मैंने पहले ही कहा, वो हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थी हमारे पास बात कंबशन और बर्निंग की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम इस ऑक्सीजन सप्लाई को लिमिट कर दें, मतलब क्या है इसका, अगर हमें
1 केजी है हाइड्रोकार्बन, इसके लिए चाहिए हमें 2 केजी ऑफ ऑक्सीजन बर्न करने के लिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है, वो डिपेंड करता है उसी पे। मिनिमम हमें इतना चाहिए ताकि ये पूरा बर्न हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इधर से 1 केजी हाइड्रोकार्बन लेते हैं और इधर 1 केजी ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ आधा बर्न होगा, आधा होगा ही नहीं बर्न, तो यहाँ इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। और हमें क्या मिल जाएगा, हम देखते हैं कि हम एक हाइड्रोकार्बन को ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मगर ये ऑक्सीजन लिमिट में है, लिमिट में मतलब जितना चाहिए उससे कम है। अब अगर हम इसको बर्न करेंगे तो हम देख रहे हैं हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिल जाता है जो कि हमारे पास होता है कार्बन, कार्बन सॉलिड हमें मिल जाता है इधर से। ये थी हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कार्बन कंपाउंड्स की, जिसको हम कहते हैं कंबशन और बर्निंग। अगर हम एक और एग्जांपल इस पे देख लें, जो कि हमारे पास प्रोपीन है CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको भी बर्न करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा। ये प्रोपीन नहीं है, ये ब्यूटीन है, ये हमारे पास प्रोपीन है। ये वाली इक्वेशन इसकी बन जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये डिपेंड करता है इधर से कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास है। अब जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, ये होती क्या है। इसकी डेफिनेशन हमें कहती है या तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी एक अपोजिट रिएक्शन भी होती है जिसका नाम होता है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। वो इसका अपोजिट होता है, मतलब उसमें ऐड होता है हमें हाइड्रोजन और या रिमूव होता है ऑक्सीजन। इसकी कुछ और डेफिनेशंस भी है, वो आपके लिए नहीं है अभी, आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना याद रखो। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे उसी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के चैप्टर में। तो अगर हम देखें तो जो ये ऑक्सीडेशन है ना, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दिखाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है हमारे पास, देखो हमारे पास असल में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, ये कभी ऑक्सीडेशन अकेले कभी नहीं मिलेगी। ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रही है ना, वहाँ रिडक्शन भी होगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो फिर इस रिएक्शन का, और ये एक ही रिएक्शन में होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये एक ही रिएक्शन में होती है। फिर इस रिएक्शन का नाम रखा गया, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इसका नाम रखा गया रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या देखते हैं इधर, इधर हम देखते हैं हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं ए और बी। अगर हम माने बी के साथ ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ और हमने इसके रिएक्शन की, कोई रिएजेंट डाला, इन्होंने रिएक्शन किया आपस में, इनको एक बीकर में रखा, कुछ टेम्परेचर दिया, जो कंडीशन चाहिए थी हमें, हमने इनको वो कंडीशन दी, तो हमने देखा ए डबल बॉन्ड ओ प्लस बी बन गया हमारे पास। अगर आप देखो जो ए है हमारे पास, उसको इधर ऐड हो गया हमें ऑक्सीजन। ऐड अगर ऑक्सीजन हो गया मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेशन। ए की क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और बी से रिमूव हुआ ऑक्सीजन, इसका मतलब बी की हो गई रिडक्शन। ए की ऑक्सीडेशन कब हुई,
जब बी की रिडक्शन हुई, मतलब बी जो हमारे पास है ये हमारे पास रिड्यूसिंग, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से जो ए है हमारे पास, जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तभी तो बी की रिडक्शन हुई, तब मतलब जब ए ने ऑक्सीजन लिया तभी तो बी ने छोड़ा ऑक्सीजन को, इसलिए जो ए है हमारे पास वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ये थी ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन के साथ एक और रिएक्शन होती है रिडक्शन, और उनको मिला के फिर हम उस रिएक्शन को कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम क्या देखते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, वो हमें दिखाते हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, या तो वो एसिडिक KMnO4 होगा, या वो अल्कलाइन K2Cr2O7 होगा। एसिडिक मतलब जो हमने बीकर लिया है ना उसमें हमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, ताकि वो बीकर जो ताकि वो मीडियम जो जिसमें ये रिएक्शन हो रही है वो वाटर में हो रही है या किसी और मीडियम में हो रही है, वो हमारे पास एसिडिक बन जाए। हम उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, HCl मिला दिया, मतलब डाइल्यूट क्वांटिटी में एसिड डाल दिया, तो मतलब उसमें H पॉजिटिव होना चाहिए। और अल्कलाइन मतलब बेसिक, मतलब उसमें OH नेगेटिव होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी बेस हम ऐड कर देते हैं मीडियम में ताकि वो बेसिक बन जाए, और हमारे पास अल्कलाइन K2Cr2O7 हमें मिल जाए, या एसिडिक KMnO4 मिल जाए। ये एक है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दूसरा ऑक्सीडाइजिंग। अगर अब हम देखें इसकी एग्जांपल्स, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो हमारे पास अल्कोहल होता है ROH, अगर हम उसको उसकी ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, अब मैं खाली KMnO4 लिखूंगा, KMnO4 या K2Cr2O7, तो हम देखते हैं इधर हमारे पास कार्बोक्साइड, इधर हमारे पास अल्डिहाइड बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है। या हम देखते हैं हमारे पास ये वाला भी अल्कोहल हो सकता है, तो अगर हम इसमें यही रिएजेंट्स डालें, यही रिएजेंट डालें, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, तो हम देखते हैं इधर हमारे पास कीटोन बन जाता है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 और अल्कलाइन K2Cr2O7 gives aldehydes और कीटोन्स। देखो इधर क्या हुआ, हमारे पास एक अल्कोहल था, या तो ये और RCOHR, ये हमने इनकी रिएक्शन जब की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड KMnO4 एसिडिक और बेसिक K2Cr2O7, तो हमें मिल रहा है, या तो हमें मिल रहा है अल्डिहाइड और हमें मिल रहा है कीटोन। ये हम कह सकते हैं इस रिएक्शन से। इसी तरीके से हमारे पास अगर अल्डिहाइड है, अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएं, अल्डिहाइड जो हमारे पास है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन अब कराएं, RC डबल बॉन्ड O H, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है।
तो हम क्या कह सकते हैं, aldehydes on reaction with KMNO4, ये एसिडिक है, हाँ, एसिडिक KMNO4 और अल्कलाइन K2Cr2O7 gives us कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमने दो रिएक्शंस देखी इधर ऑक्सीडेशन की। अब हम देखते हैं पहले इसकी एग्जांपल्स। हमारे पास पहली एग्जांपल है CH3OH प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4 या K2Cr2O7। तो हमारे पास बनना चाहिए क्या, हमारे पास बनना चाहिए अल्डिहाइड। ये हमारे पास अल्डिहाइड बना। तो अगर हम देखें इधर तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ही नहीं, तो ये कैसे ऑक्सीडेशन है। जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, जो कि हमारे पास मिथेनॉल था, इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स का नंबर इधर 4 है। अगर हम इसमें देखें इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स का नंबर 2 है। मतलब हाइड्रोजन्स का नंबर चेंज हुआ है 4 से 2, जो कि लॉस हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं अल्डिहाइड की। अब ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड OH। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएं KMNO4 K2Cr2O7, इन दोनों में से एक, ये एसिडिक होना चाहिए या ये बेसिक होना चाहिए, इन दोनों में से एक हम यूज़ करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर हम इधर देखिए इधर क्या हुआ है, इधर हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स दिखाते हैं वो है एडिशन रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन है ये जनरली दिखाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in order to decrease their unsaturation। हमें पता है, मैंने आपको पहले भी कहा है पहले लेक्चर्स में कि जो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास आप अगर एग्जांपल ले लो, हमारे पास ईथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो ये कार्बन हमारे पास होता है ना, या ये कार्बन, इसने एक डबल बॉन्ड बना लिया होता है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकता है और एक और एटम को अपने साथ, एक और हाइड्रोजन को अपने साथ ज्वाइन करा सकता है कुछ इस तरीके से, और ये बना देगा हमारे पास अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि अल्केन है हमारे पास ईथेन। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये ऐसी नहीं होती, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है। कैटलिस्ट इसके लिए ज़रूरी है। हमारे पास इसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है, वो होता है मेटल का कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है वो हम देखते हैं अभी आगे। वो मेटल क्या क्या होता है, या तो वो निकल होगा या प्लेटिनम होगा, या निकल या प्लेटिनम। ये जो रिएक्शन हमने ली इसमें हमने ऐड क्या किया, इसमें हमने ऐड किया हाइड्रोजन। तो इसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जो हाइड्रोजनेशन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन है। तो अगर हम अब आगे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट जो होता है ये हमारे पास कोई सबस्टेंस होगा, सबस्टेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। या तो ये बढ़ाएगा रिएक्शन की स्पीड या तो कम करेगा। उसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास ए और बी एक कंपाउंड है और ये हमारे पास AB2 रिएक्ट करके AB2 बना देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा है 2 मंथ्स। तो हम क्या करते हैं, ए और बी और कोई सी इसमें डाल देते हैं, सी कंपाउंड, सी कोई मेटल, कोई एटम, कोई कंपाउंड डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमें AB2 मिल जाता है। लेकिन जब हम इसका टाइम देखते हैं तो इसमें खाली 2 घंटे लगे हुए हैं। तो हमें टाइम एफिशिएंट भी तो रिएक्शन बनानी होती है कभी कभी, तो इसलिए हम इस कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। हमें AB2 मिला, ये सी यूज़ नहीं हुआ, और ये सी हमें वापस मिल जाएगा हमेशा। लास्ट एंड रिएक्शन के लास्ट में हमें ये कैटलिस्ट वापस मिल जाता है हर किसी रिएक्शन में। तो ये जो कैटलिस्ट है ये जनरली इंक्रीज करती है रिएक्शन की रेट। ये कभी डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन वो रेयर केस होते हैं, कहीं कहीं हमें करानी पड़ती है। अगर हम अब एडिशन रिएक्शन की पहली एग्जांपल देखें, जो कि हाइड्रोजनेशन है हमारे पास। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में खाली 2 ही एग्जांपल्स दी गई है हमें, और दूसरी एग्जांपल भी उतनी बड़ी नहीं दी गई है। वो खाली एक टेस्ट के बारे में कहा गया है थोड़ा सा, वो हम समझ लेंगे आगे आगे। तो जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन है, ये क्या होता है? ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ in presence of metal catalyst, in presence of metal catalysts like nickel or platinum, in order to decrease the degree of unsaturation। तो चलिए अब हम देखते हैं ये इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल जाता है, हाइड्रोजनेशन क्या होती है। हम इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जो हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। हम इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है, जो कि सेचुरेटेड है। ये अनसेचुरेटेड था, ये जो हमारे पास है ये सेचुरेटेड है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कम हुई, मतलब अनसेचुरेटेड से हमारे पास सेचुरेटेड डायरेक्टली बन गया। इसका मतलब ये वाली लाइन हमारे पास डिफाइन हो गई कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो कम होती है। ये हो गई हमारे पास डिफाइन। कैटलिस्ट यूज़ किया हमने, हाँ किया, निकल और प्लेटिनम। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हाइड्रोजनेशन की हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको भी हाइड्रोजन दे दें इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2CH3। ये हमारे पास कंपाउंड बन के आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि हमारे पास इथाइन है। इन प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम खाली एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहे हैं, हम मतलब हम इसकी लिमिट सेट कर रहे हैं एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे। और इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, हम क्या देखते हैं, इधर हमारे पास बन जाता है H2C डबल बॉन्ड CH2।
ये हमारे पास इथीन बन जाता है, हाँ, जो कि अनसेचुरेटेड है। ये भी तो हमारे पास अनसेचुरेटेड था। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? इधर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ज़्यादा है, इधर कम है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इधर कम है, डिक्रीज़ हो रही है, जो कि हमें डेफिनेशन भी कहती है डिक्रीज़ होनी चाहिए हाइड्रोजनेशन में। जब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करें तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि हाइड्रोजनेशन की है। अगर हम अब यही इथाइन मॉलिक्यूल ले, ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ये हमें क्या देता है? H2C डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारे पास इथाइन से बना इथीन। अगर हम अब इस इथीन मॉलिक्यूल को एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है H3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि हमारे पास इथेन आ जाता है। ये अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड। इसमें क्या होता है? इसमें हमने ये वाली जो रिएक्शन की, ये हाइड्रोजनेशन है, और ये वाली रिएक्शन जो है ये भी हाइड्रोजनेशन है। इसमें हमने 2 बार हाइड्रोजनेशन की और हमारे पास एक कंपाउंड आ गया इथेन, जो कि सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड। अब इस हाइड्रोजनेशन की यूजेस क्या है, मतलब इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम देखते हैं जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स एंड फैट्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? जो फैट्स होते हैं हमारे पास या ऑयल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस का लाई करते हैं वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर से। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ऑयल्स का भी ऐसा ही होता है और फैट्स का भी ऐसा होता है, लेकिन जो हमारे पास ये आर ग्रुप्स होते हैं इनमें डिफरेंस लाई करती है। मतलब आर क्या होता है? आर असल में अल्केन होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम्स डिपेंड करते हैं कि वैलेंसी कितनी है, उसके हिसाब से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेते हैं। फिर ये आर या तो अल्केन होगा, या तो अल्कीन होगा, या अल्काइन। मतलब ये कार्बन चेन होती है सिंपली, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंस लाई कर, जो हमारे पास फैट्स होते हैं ना, इनमें सेचुरेटेड होती है ये चेन, मतलब इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स, उसमें क्या होता है? उसमें डबल बॉन्ड की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ऑयल्स रह जाते हैं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं, और फैट्स जो है वो सॉलिड बन जाते हैं। अगर हमें यूज़ करना हो तो हम ऑयल्स यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स। हम ये ऑयल्स यूज़ क्यों करते हैं और फैट्स क्यों नहीं करते यूज़? जो हमारे पास फैट्स होते हैं ना, अगर हम फूड बनाएं, फूड के लिए हमें यूज़ करना होता है ऑयल। ऑयल क्यों करना होता है यूज़? क्योंकि ऑयल में, ऑयल जो है ना, ऑयल ऑयल उतना कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता जितना कि, कोलेस्ट्रॉल ये ज़्यादा नहीं बढ़ाता, बढ़ाता ये भी है लेकिन कम बढ़ाता है। जो हमारे पास होता है फैट, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं, हम इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फूड है उनको हम ऑयल्स में फ्राई करते हैं, या ऑयल्स हम फूड में यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स, क्योंकि स्ट्रक्चर तो फैट का भी वही है, ऑयल का भी वही है। जो काम ऑयल करेगा वही फैट भी करेगा, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, उसमें डिफरेंस की वजह से जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है बहुत ज़्यादा,
और जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते, वो एज़ कम्पेयर टू फैट्स हेल्दी मानी जाती है जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, अब इनमें डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड होता है प्रोन टू हाइड्रोजनेशन, प्रोन टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन नहीं, प्रोन टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एयर। मतलब हम जैसी कोई तेल की बोतल लाएंगे, हमने उसको एक बार यूज़ किया खोल के, तो वो तो एयर को एक्सपोज हो गई ना एक बार। तो अब उसमें क्या है, उसमें जो कंटेंट है वो एयर के कंटेक्ट में आ गया। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो वो प्रोन टू ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन करके हमें क्या देता है, ऑयल्स ऑक्सीडेशन करके हमें वहाँ एक लेयर बन जाती है अल्डिहाइड की या कार्बोक्सिलिक एसिड की, या कार्बोक्सिलिक एसिड की, इन दोनों में से एक लेयर बन जाती है। अगर ये लेयर बन गई, फिर हम देखते हैं जो ऑयल है वो ख़राब हो गया होता है, उसमें से बैड स्मेल आती है और टेस्ट भी ख़राब हो गया होता है, उस टेस्ट भी बहुत बैड हो गया होता है उसका। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन ऑयल्स को बचाने के लिए हम इनमें हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। एक और बात, जो ये हमारे पास ऑयल कन्वर्ट होता है ना, इनमें एक लेयर बन जाती है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो हम ऑयल्स में क्या करते हैं, अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस, खत्म तो नहीं होता, खत्म कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती दुनिया में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट इज, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रैंसिडिटी, जिसकी वजह से हम फिर इसको यूज़ कर पाते हैं। एक और जो एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन में आपके इसमें दी गई है, वो ब्रोमिनेशन है, जो कि हेलोजिनेशन ही होता है, ब्रोमिनेशन। ये ब्रोमिनेशन क्या है, ये इसको हम एक और ये कहते हैं, इसको हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी कहते हैं। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन क्यों कहते हैं इसको, चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, इथाइन हम ले लेते हैं सिंपल एग्जांपल, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड CCl4। हम क्या देखते हैं इधर, C2C, इधर एक Br लग जाता है और इधर एक Br। अब आप कहोगे इसमें क्या है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कैसे हमें पता चला, ये टेस्ट होता है अनसेचुरेशन के लिए। देखिए क्या होता है, जो हमारे पास ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है ना, जो कि हमारे पास इधर अल्कीन है, ये हमारे पास होता है कलरलेस। जो ये ब्रोमीन होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और जो अल्केन बन जाता है हमारे पास वो होता है कलरलेस। हम क्या देखते हैं, हमारे पास अल्कीन है या अल्काइन है, अल्काइन भी तो हो सकता है ना। हमने इसमें Br2 डाला, उसका कलर ऑरेंज है, एक का कलरलेस दूसरे का ऑरेंज, इसका मतलब ओवरऑल कलर क्या होगा, ऑरेंज। रिएक्टेंट्स का कलर ऑरेंज, अगर ये चेंज ऑरेंज कलर चेंज हुआ इनटू कलरलेस, मतलब इसका कलर गायब हो गया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड बना होगा। अगर हमारे पास ये कंपाउंड बना होगा, ये तभी बना होगा जब इधर डबल बॉन्ड होगा। तो हम कहते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो अनसेचुरेटेड था, वो अल्कीन था या वो अल्काइन था। ये थी हमारे पास ब्रोमिनेशन की एग्जांपल। इसको हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन क्यों कहते हैं वो मैंने कह दिया। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारे पास, ये कौन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ज़्यादातर वो दिखाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो क्यों दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में दिखा ही नहीं सकते। मतलब कार्बन तो कार्बन, ये मीथेन है हमारे पास सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कहाँ से पांचवा बॉन्ड बनाएगा,
बना सकता है ये पांचवा बॉन्ड? वो ये बना ही नहीं सकता। इसको अगर कोई बॉन्ड बनाना है तो पहले इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसको किसी और कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वही होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक बेस करके दूसरा आ जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल एक ही है हमारे पास जो कि हमें पढ़नी है, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या देखते हैं हम? हेलोजिनेशन में हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास हेलोजन है, या हेलोजन्स, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन्स एंड लाइट, लाइट माने सनलाइट, सनलाइट गिव्स अस हेलो अल्कीन्स। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं एज पर डेफिनेशन। हमें पहले क्या लेना है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हमारे पास मीथेन है CH4। फिर क्या लेना है? इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 या हेलोजन, हम Cl2 लेते हैं, Cl2 लिया। इन प्रेजेंस ऑफ एंड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट दिया। ये हमें क्या देगा उधर से? गिव्स अस हेलो अल्कीन्स। इसका मतलब ये हमें CH3Cl देगा। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा? देखो ये Cl2 थे, इधर एक यूज हुआ हमें, तो कितने बचे? एक बचा। इधर हाइड्रोजन 4 थे, इधर 3 है, मतलब कितने बचे? एक हाइड्रोजन बचा। वो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना के HCl बना देता है। ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर हम यही एग्जाम्पल फिर से ले, CH4 इन प्रेजेंस ऑफ 4Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड सनलाइट, इट गिव्स अस CCl4। CCl4 का नाम क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम इसका IUPAC नाम देखें हम, वो होता है 1,1,1 टेट्रा टेट्राक्लोरोमीथेन। ये होता है IUPAC नेम। ये हमारे पास बन के आ जाता है। अब आप कहोगे ये बना के हमें क्या फ़ायदा आया? यही तो हमने अभी एडिशन रिएक्शन की इसमें यूज़ किया था, ब्रोमिनेशन में, जो कि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन होता है। इस यही होता है रिएक्शंस का काम। एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें दूसरे रिएक्शन के रिएजेंट में यूज़ होता है, या रिएक्टेंट में यूज़ होता है। यही होता है इनका काम। ये हो गया पहला। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को छोड़ के इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं, ये प्रोसीड कैसे करता है। देखो क्या होता है असल में, जो हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल होता है ना, Cl2 मॉलिक्यूल, ये कुछ इस तरीके से होता है ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस पे क्या होता है? इस पे सनलाइट पड़ती है और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो हमारे पास ऐसे Cl के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले Cl के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और ये चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं। ये तो आपस में वापस भी बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन सनलाइट इनको फिर से तोड़ देगी। तो ये क्या करते हैं? ये देखते हैं CH4 हमारे पास है। ये CH4 को कहते हैं हमें नहीं पता, हमें आपके साथ बॉन्ड बनाना है, हमें खुद को स्टेबल करना है, आप कुछ भी करो। ये कार्बन को कहते हैं ये। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से बन जाता है, और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है? ये Cl इस पे अटैक करके CHHHCl बना देता है, और ये H इस Cl पे जाके HCl बना देता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये CH3 जो है, और एक इलेक्ट्रॉन अलग से इनके पास, ये खाली एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं बनेंगे, ये बहुत सारे बनेंगे। मतलब क्या है मेरा मतलब है, ये कुछ एक मॉलिक्यूल ये हो गया ऐसा, इसी तरीके से ऐसा एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसी तरीके से ऐसे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बहुत सारे बीकर में होंगे।
तो इसके लिए खाली ऑप्शन तो Cl ही नहीं है ना, ये इसके साथ भी तो जा सकता है। तो हम क्या देखते हैं, हमें इधर CH3 भी बन जाता है जो कि ईथेन है। हमारे पास क्या था, हमारे पास मीथेन था, मीथेन से हमें बना ईथेन। मतलब ये रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन, जिसके लिए असल में हमने ये यूज़ की थी हेलो कंपाउंड बनाने के लिए, इसमें हमें बाई प्रोडक्ट मतलब जो हमें चाहिए नहीं था वो क्या बनता है, वो बनता है हायर अल्केन। हायर अल्केन हमारे पास क्या बना, इधर इथेन जैसे बना, मीथेन से बना इथेन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H6 in presence of sunlight and Cl2 gives us C2H5Cl and HCl, बस बन जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज के लेक्चर का लगभग लास्ट पॉइंट है, जो कि हमारे पास है CH3 CH2 CH3। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हमने Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास मेजर प्रॉब्लम, मतलब हम जब भी देखते हैं हमारे पास ज़्यादातर ये कंपाउंड बन जाता है, CH इधर Cl और इधर CH3 प्लस HCl, ये वाला ज़्यादा बन जाता है, Cl इधर Cl, ये वाला कंपाउंड हमारे पास ज़्यादा इधर बन जाता है। ये क्यों ज़्यादा बनता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, कि बीच में कौन सा कंपाउंड बना, कौन सा ज़्यादा स्टेबल था, ये उसी पे डिपेंड करता है। वो आपको अभी इस क्लास 10th के सिलेबस में है नहीं, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो ये Cl बीच वाले कार्बन पे जाएगा। इसमें इस रिएक्शन में एक और कंपाउंड बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2 CH2 Cl, ये वाला कंपाउंड भी बनेगा इस रिएक्शन में, लेकिन ये बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, इसलिए हम इसको फिर रिएक्शन में लिखते ही नहीं है। हमें चाहिए होता है मेजर प्रोडक्ट, जो कि हमें ये बन गया। तो ये थी कुछ एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जो कि हमारी आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।